हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्टार्ट कर रखा है हमने पैथोलॉजी के अंदर यूनिट फर्स्ट को। उसके अंदर हम एक टॉपिक देख रहे थे हमारे सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, जिसके अंदर हमने अभी तक थ्रोम्बोसिस कंप्लीट किया, देन हमने एम्बोलिज्म कंप्लीट किया। आज का हमारा इसमें लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो है शोक। क्या रहने वाला है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है शोक के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में कि शोक होता क्या है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कैसे इसका मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ को अपन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात कर देंगे डेफिनेशन ऑफ शोक की। तो शोक को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि शोक इज़ अ क्रिटिकल कंडीशन इन विच द बॉडीज वाइटल ऑर्गन एंड टिश्यू डू नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो। क्या होता है कि शोक एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है, शोक एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, ठीक, और जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो रिसीव नहीं कर पाते इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इसके साथ साथ वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें न्यूट्रिएंट्स की भी इनसफिशिएंट अमाउंट देखने को मिलता है। किस वजह से देखने को मिलता है? क्योंकि ब्लड फ्लो कैसा हो जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है, और यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, शोक की कहलाती है। वहीं हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शोक के बारे में, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शोक की, तो इसमें मेनली हमें पढ़ना है हमारे 4 टाइप का शोक। इसके अंदर वैसे टाइप्स और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके पैथोलॉजी के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो हम फर्स्टली देखने वाले हैं हाइपोवोलेमिक शोक के बारे में। अब हाइपोवोलेमिक मतलब थोड़ा बहुत अगर हम नाम से समझना चाहें तो हम क्या क्लियर कर पा रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम होगा, वो कैसा हो जाएगा, हाइपो देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यानी कि क्या होता है, इसमें हाइपोवोलेमिक शोक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की कमी देखने को मिलती है। यही हमारे क्या कहलाता है, हाइपोवोलेमिक शोक कहलाता है। Caused by the severe blood or fluid loss such as from the major injury, dehydration और the internal bleeding। अब बॉडी में फ्लूइड किस वजह से कम देखने को मिल सकता है? या तो क्या हुआ, सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, या तो सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है। किस वजह से देखने को मिला? किसी मेजर इंजरी के वजह से देखने को मिला। अब मेजर इंजरी कैसे हो सकती है? कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है, कोई ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। इन सब वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। या फिर हम बात करें इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से भी हमें हाइपोवोलेमिक शोक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक शोक। अब कार्डियोजेनिक शोक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि हार्ट इनेबल हो जाता है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, ब्लड को पंप करने के रिगार्डिंग। दिस हैपन when heart issues like a heart attack stop the heart from the pumping enough blood for the body। यह एक ऐसी कंडीशन होती है कार्डियोजेनिक शोक की जिसके अंदर हार्ट क्या हो जाता है, वो अपने फंक्शनिंग को प्रॉपरली नहीं कर पाता। और हार्ट की मेजर फंक्शनिंग क्या होती है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक। तो ये क्या नहीं कर पाता कि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता। और ये मेनली किस कंडीशन में देखा जाता है, हमें हार्ट अटैक वाली कंडीशन में देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शोक के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शोक का मतलब क्या होता है, हैपन्स व्हेन टिनी आर्टरीज एंड वेन्स वाइडन टू मच। अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी बॉडी की टिनी आर्टरीज होती हैं या जो वेन्स होती हैं वो कैसी होने लग जाती हैं, वाइड होने लग जाती हैं, ठीक। जो स्मॉल आर्टरीज थी, ठीक, जैसे ये कोई स्मॉल आर्टरी है, ये कैसी देखने को मिलेगी, हमें वाइड देखने को मिलेगी। अब अगर मान लो इस टाइप की हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, तो जब इसमें ब्लड फ्लो होता था तो फ्लो कैसा देखने को मिलता था, ब्लड का फ्लो हमें इंक्रीज देखने को मिलता था। क्लियर? लेकिन अगर जब हम बात करते हैं कि ब्लड का क्या हो चुका है, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो कैसी हो गई हैं, डायलेट हो गई हैं,
तो डायलेट होने के बाद इनका जो फ्लो रहेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, ब्लड फ्लो हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर। टिपिकली इंक्लूड द सेप्टिक शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर और क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती है, सेप्टिक शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। सेप्टिक शॉक का मतलब क्या होता है कि ऐसा शॉक जो किसी भी इन्फेक्शन के वजह से बॉडी में अगर हुआ हो, शॉक कहलाता है। वो भी कौन सा वाला, सेप्टिक शॉक, मतलब किसी न किसी इन्फेक्शियस कंडीशन के वजह से। एंड द एनाफाइलेटिक शॉक। अब एनाफाइलेटिक शॉक किस वजह से देखने को मिलता है हमें, कि हमारी बॉडी में अगर एलर्जी अगर हुई है, ठीक, अगर बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की कोई एलर्जी अगर हुई है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, caused by a blockage of blood flow within the heart or great vessels। अब क्या देखने को मिलेगा हमें कि ब्लड वेसल्स का क्या हो जाएगा, जो भी ग्रेट ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। ऑफ्टन ड्यू टू कंडीशंस लाइक द पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कार्डियक टेम्पोनेट। किस कंडीशन में ये मेनली देखने को मिलता है हमें, ये देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, और वहीं हम बात करें कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसका हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल से हमने स्टडी की है। वहीं हम बात करें कार्डियक टेम्पोनेट की, तो कार्डियक टेम्पोनेट एक ऐसी कंडीशन होती है कि हार्ट का जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है, हार्ट का जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है वहाँ पे क्या हो जाना, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। क्या हो जाना, जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, पेरिकार्डियल सेक होता है, वहाँ पे नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना। ये कंडीशन ही हमारे क्या कहलाती है, कार्डियक टेम्पोनेट कहलाती है। बात करते हैं हम कोजेज की कि क्या क्या कोजेज हो सकते हैं हमारे शॉक के रिगार्डिंग। अब शॉक के रिगार्डिंग क्या क्या कोज हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सीवियर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है कि बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा। अब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो इनफ अमाउंट में न तो ऑक्सीजन मिल पाएगी, न ही क्या हो पाएगा वहाँ पे हमें मेनली जो न्यूट्रिएंट है वो भी नहीं पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में, यानी कि हार्ट क्या नहीं कर पा रहा, इनफ अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। उस कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, शॉक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवियर इन्फेक्शन वाली कंडीशन। अगर पेशेंट के अंदर सीवियर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, मतलब सेप्सिस की कंडीशन प्रेजेंट है, तो भी कंडीशन किसी देखने को मिलेगी, शॉक की देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि एनाफाइलेटिक कंडीशन, या फिर बात करें एनाफाइलेक्टिक शॉक की, यानी कि किसी सीवियर एलर्जी के वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, शॉक देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करते हैं लास्ट, डिहाइड्रेशन। बॉडी के अंदर क्या हुआ है, फ्लूइड की कमी हुई है, फ्लूइड की कमी होने के वजह से बॉडी क्या हो चुकी है, डिहाइड्रेट हो चुकी है। इस वजह से क्या देखने को मिल सकता है, हमें शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, बर्न हो सकता है। पेशेंट को क्या हुआ है, बर्न हुआ है। बर्न होने के वजह से क्या हो चुका है, बॉडी में से फ्लूइड कम हो चुका है, बॉडी फ्लूइड डिक्रीज हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि कंडीशन कैसी थी, बर्न की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि क्या देखने को मिल सकता है, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक के अंदर भी जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हार्ट के पंपिंग करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, शॉक देखने को मिल सकता है। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कि कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर शॉक की कंडीशन अकर होती है। सबसे पहले क्या होना स्टार्ट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ओरिजिनेट इन द डीप वेन ऑफ द लेग्स और एनी अदर
पार्ट। सबसे पहले क्या होना स्टार्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्शन आना स्टार्ट करता है कहाँ पर, डीप वेन्स में और बॉडी के अदर पार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर बॉडी की ब्लड वेसल्स के अंदर, बॉडी की वेसल्स के अंदर क्या आने लग जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाएगा। क्या आने लगा, ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि डिक्रीज और एब्सेंट ब्लड फ्लो। अब क्या होगा कि जितने अमाउंट से यहाँ से जर्नली ब्लड निकलना चाहिए था उतने अमाउंट में नहीं निकलेगा, या तो निकलना बंद हो जाएगा या निकलना कम हो जाएगा। Therefore, there is a ventilation but no perfusion। ये वेंटिलेटेड तो रहेगा लेकिन इसका जो परफ्यूजन होगा, यानी कि जो टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलता है, मतलब टिश्यू पे ब्लड का जाना है ना, जिसमें टिश्यू अच्छे से नॉर्मल ग्रोथ कर सकता है, टिश्यू परफ्यूजन कैसा देखने को मिलेगा, हमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा या एब्सेंट देखने को मिलेगा। टिश्यू परफ्यूजन एब्सेंट या नो परफ्यूजन का मतलब ये है कि टिश्यू को इनफ अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्लियर। इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, सो इंक्रीज द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। अब इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। अब पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये रहती है हमारे राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे। अब क्या देखने को मिलेगा हमें कि अगर पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर क्या हो चुका है, अगर पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, तो प्रेशर कौन से साइड के हर्ट के ऊपर ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएगा, इट कोज द इंक्रीज राइट साइड हर्ट वर्कलोड। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो राइट साइड का हर्ट है उसके ऊपर भी वर्कलोड आना स्टार्ट हो जाएगा टू मेंटेन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। किसके रिगार्डिंग, कि वो क्या करेगा, पंप करने का ट्राई करेगा तो क्या होगा, राइट साइड का जो हर्ट है उसके ऊपर वर्कलोड हमें देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी तब क्या होगा, हर्ट उसको पंप नहीं कर पाएगा और प्रेशर इंक्रीज होने के वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें कि राइट साइड का जो हर्ट है वो कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इट कैन लीड टू डिक्रीज आउटपुट एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो बॉडी के अंदर ब्लड का आउटपुट था वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही कंडीशन हमारे क्या कहने देगी, शोक की कंडीशन कहलाएगी। मतलब ब्लड फ्लो का डिक्रीज हो जाना या ब्लड प्रेशर का डिक्रीज हो जाना, मतलब ब्लड प्रॉपर अमाउंट में बॉडी कैविटीज, बॉडी ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा, टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा, ये कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, शोक की कंडीशन कहलाती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की। क्या बात करते हैं बेटाओं, सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक, कि क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। अब क्या हो रहा है, हार्ट बीट सही से चल नहीं रही, चल रही है तो ब्लड उससे पंप हो नहीं रहा। अब हार्ट पंप नहीं होगा तो अब देखना क्या क्या देखने को मिलेगा, जब हार्ट बीट करवाने के लिए अपने आप को कंपनसेट करेगा तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रैपिड हार्ट बीट देखने को मिलेगी। मतलब हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। अब हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के वजह से और हमें क्या देखने को मिलेगा, रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। जो पर्सन है वो ब्रीथ भी कैसे लेने लग जाएगा, फास्ट फास्ट लेने लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर। किसकी बात करते हैं, लो ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर लो देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा है। कन्फ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। अब इन सब वजह से एक और सिम्टम देखने को मिलेगा, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन। जो स्किन होगी पर्सन की वो कैसी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में टिश्यू परफ्यूजन है, मतलब सही अमाउंट में क्या, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है, यानी कि जितना अमाउंट में ब्लड टिश्यूज तक जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, नहीं जाएगा तो स्किन कैसी देखने को मिलेगी, हमें कोल्ड देखने को मिलेगी।
वीक पल्स देखने को मिलेगी, यानी कि पल्स रेट भी हमें कम देखने को मिलेगी। पेल और मोल्टेड स्किन देखने को मिलेगी, स्किन का कलर धीरे धीरे कैसा होने लग जाएगा, पेल कलर होने लग जाएगा, और स्किन कैसी होने लग जाएगी, सिकुड़ना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, मोस्ट कॉमन सिम्टम। ठीक है, पेशेंट को क्या होगा, नोजिएटेड सिचुएशन देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ और सिम्टम क्या आएगा, वोमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक की। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, स्टेजेस ऑफ शॉक, कि शॉक की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज हमें देखने को मिलती है इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक, शॉक के इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग वाली स्टेज। बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट, अब इस वाली स्टेज में क्या करती है, बॉडी कंपनसेट करना स्टार्ट करती है, किसके रिगार्डिंग, कि क्या हो सके, शॉक से प्रिवेंट कर सके। लेकिन इस वाली कंडीशन में या इस वाली स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, बीपी कैसा देखने को मिलेगा, हमें मेंटेन्ड देखने को मिलेगा। बीपी इसमें थोड़ा बहुत हमें नॉर्मल रहेगा, हार्ट अपने आप से क्या करना है, कंपनसेट करना स्टार्ट कर देगा। ये इनिशियल स्टेज होती है। इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं अगर हार्ट रेट के बारे में, तो हार्ट रेट हमें स्लाइडली क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी, और हार्ट रेट का 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, मेनली क्या कहलाता है, हमारे टेकिकार्डिया कहलाता है। ये किस वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो पर्सन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है। अपन नॉर्मली लेटे हैं बैठे हैं, उसमें कौन सा एक्टिवेट होता है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में किसी टाइप की कोई थ्रेटनिंग कंडीशन अकर होती है या किसी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी वाली कोई कंडीशन अकर होती है, तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी बॉडी की जितनी भी रेट वाली चीजें होती हैं, चाहे हार्ट रेट हो, चाहे रेस्पिरेटरी रेट हो, ये सब कैसी देखने को मिलती हैं, हमें इंक्रीज देखने को मिलती हैं। वहीं हम और बात करें इसमें कि हमारी बॉडी के जितने भी सिक्रेशन होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग, जब भी हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो जितनी भी रेट वाली चीज़ें होती हैं वो तो सब हो जाती हैं इंक्रीज, और जितने भी सिक्रेशंस होते हैं बॉडी के वो हो जाते हैं डिक्रीज, जैसे कि यूरिन आउटपुट। आगे हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। क्या देखते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट कैसे देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी, मतलब टेकीपीनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। किसके रिगार्डिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर हो सके, लेकिन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन की। स्किन कैसी देखने को मिलेगी, हमें पेल कलर की देखने को मिलेगी, कूल देखने को मिलेगी, क्लेमी देखने को मिलेगी, ड्यू टू द पेरिफेरल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शंस के वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर कैसा देखने को मिलेगा, नॉर्मल और स्लाइटली डिक्रीज। इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक में हमें क्या देखने को मिलता है, जो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है वो नॉर्मल देखने को मिलता है, या फिर हम बात करें स्लाइटली डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। और इसमें भी अगर हम स्पेशली बात करें तो जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो हमें कभी कभार क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज या राइज देखने को भी मिल सकता है। सिस्टोलिक की बात नहीं हो रही है, कौन सा बीपी, डायस्टोलिक वाला, हमें क्या देखने को मिल सकता है, राइज देखने को मिल सकता है। यूरिन आउटपुट की बात करें, माइल्ड डिक्रीज देखने को मिलेगा, बट कितने से ज़्यादा, 30 ml पर आवर से ज़्यादा देखने को मिलेगा। बात करते हैं मेंटल स्टेटस की, पेशेंट एंजियस देखने को मिलेगा, रेस्टलेस देखने को मिलेगा, कंफ्यूज देखने को मिलता है। कैपिलरी रिफिलिंग की बात करते हैं, स्लाइटली प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि जो कैपिलरीज को रिफिल होने में टाइम लगेगा, यानी कि ब्लड के आने में जो टाइम लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेज का। अब फर्स्ट स्टेज को अगर क्या कर लिया जाए, स्टार्टिंग में
क्या कर लिया जाए, आइडेंटिफाइड कर लिया जाए। तो ये किस में हेल्प, ये क्या कर सकती है, 100% रिवर्सिबल हो सकती है। यानी कि अगर फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ही अपन को पता चल गया कि पेशेंट के क्या हो चुका है, शोक हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 100% ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट द अंडरलाइंग कोजेज विद द आईवी फ्लूइड, जो कोज हैं उन कोज को आप ट्रीट करो और इसके साथ साथ आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट स्टेज होती है हमारे प्रोग्रेसिव स्टेज, या फिर बात करें डीकम्पनसेटेड स्टेज। कंपनसेटरी मैकेनिज्म बीइंग टू फेल, बीपी स्टार्ट द ड्रॉपिंग। अब क्या हुआ कि अगर इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो जो इनिशियल स्टेज थी वो कैसी हो जाएगी, अब फेल हो जाएगी, और हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कंपनसेशन हो रहा था वो फेल हो जाएगा और बीपी ड्रॉप होना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब केस क्या होने लग गया, बीपी ड्रॉप होना स्टार्ट कर रहा है। इसके क्या सिम्टम्स या क्लिनिकल साइंस देखने को मिलेंगे हमें, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, मतलब हाइपोटेंशन। सिस्टोलिक जो बीपी है वो कितने से कम देखने को मिलेगा, 90 mm ऑफ Hg। समझ रहे हो, सिस्टोलिक बीपी भी अब काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। नैरो पल्स प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं HR की। HR काफ़ी तेज होना स्टार्ट कर देगी, लेकिन किस मैनर में देखने को मिलेगी, हमें फास्ट तो रहेगी लेकिन वीक देखने को मिलेगी और 3D पल्स देखने को मिलेगी, यानी कि पल्स के बीच में हमें गैप देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट की बात करते हैं, रैपिड या शेलो देखने को मिल सकती है। किस वजह से देखने को मिलेगा ऐसा, हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन की वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी में क्या नहीं हो रहा, प्रॉपर अमाउंट में, इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से जो पर्सन है वो किस टाइप की ब्रीथिंग लेना स्टार्ट कर देगा, कुस्मोल्स ब्रीथिंग लेना स्टार्ट कर देगा। अब कुस्मोल्स ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि डीप और रैपिड, क्या होता है, डीप और रैपिड, मतलब जल्दी जल्दी और गहरी सांस लेना पेशेंट क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्किन कैसे होने लग जाएगी, साइनोटिक होने लग जाएगी, यानी कि स्किन का ब्लू डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसी होने लग जाएगी, स्किन ब्लू कलर की होने लग जाएगी, मतलब साइनोटिक स्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ स्किन थोड़ी सी सिकुड़ने लग जाएगी और कोल्ड देखने को मिलेगा। यूरिन आउटपुट की बात करते हैं, 20 ml पर आवर से भी कम यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा, मतलब कंडीशन कैसी हो जाएगी, ओलिगो यूरिया की कंडीशन हो जाएगी। मेंटल स्टेटस की बात करते हैं तो पेशेंट क्या रहेगा, लिथार्जिक कंडीशन का देखने को मिलेगा, ड्राउजी देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं हम कि डिक्रीज द LOC, मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कैसा देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिल जाता है। पेशेंट थका हुआ, लिथार्जी, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो और ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, मोर देन 3 सेकंड, यानी कि कैपिलरीज को फिल होने में 3 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेज की हम बात करते हैं, रिफ्रैक्टरी या इरिवर्सिबल स्टेज। सेलुलर डैमेज बिकम परमानेंट, मिनिमल रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। अब क्या होने लग जाएगा कि जो सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हुई थी वो कैसी होने लग जाएंगी, परमानेंटली होने लग जाएंगी, और जो भी हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे उसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो मिनिमम आएगा। बात करते हैं क्लिनिकल साइंस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में हमें क्या देखने को मिलेगा, सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, अनरेस्पॉन्सिव होगा, किसके रिगार्डिंग, फ्लूइड एंड द वेजो प्रेशर्स के रिगार्डिंग। आप फ्लूइड वगैरह कितना ही लगाओ लेकिन बॉडी उसको उस टाइम एक्सेप्ट नहीं करेगी। हार्ट रेट की बात करें तो वहां हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, या फिर इर्रेगुलर हार्ट रेट देखने को मिलेगी, यानी कि हार्ट भी क्या होने लग गया, अब धीरे धीरे फेल होना स्टार्ट कर देता है। यूरिन आउटपुट की बात करें तो 0 अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 0 ml पर आवर, यानी ये कंडीशन कैसी हो रही है बेटा, एन्यूरिया की कंडीशन हो रही है कि यूरिन आउटपुट तो टोटली एब्सेंस हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अब न तो बॉडी में फ्लूइड सही से है, न सर्कुलेशन सही से हो रहा। कंडीशन कैसी होने लग जाएगी, एक्यूट किडनी फेलियर की होने लग जाएगी। अब इरिवर्सिबल स्टेज है, क्या है, इरिवर्सिबल स्टेज है, तो इसमें क्या नहीं हो पा रहा कि वापस से चीज रिसोल्व नहीं हो पा रही। तो एक और सिम्टम देखने को मिलता है जो हमारे रहने वाला है, एमओडीएस।
MODS मतलब मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। एक से ज्यादा ऑर्गन कैसे होने लग जाएंगे, अब फेल होने लग जाएंगे, अपने फंक्शनिंग को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। यही अपने क्या कहलाते हैं, इन फंक्शन इन ऑर्गन। ये कौन से ऑर्गन हो सकते हैं मेनली हमारे, जैसे कि लीवर, लंग्स और किडनी। ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। ये वाइटल फंक्शन में हेल्प करते हैं। मेंटल स्टेटस कैसा हो जाएगा, जो पर्सन है वो किस में जल जाएगा, कोमा में जाने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोक। शोक का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपोक्सिया या एनेन्सेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर क्या हो गया, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से कंडीशन कैसी थी, हाइपोक्सिक कंडीशन थी। और अब ये कहाँ पहुंचने लग गई, ब्रेन में पहुंचने लग गई। इन्फ्रैक्ट फॉर्मेशन इन हीट, हीट के वजह से क्या होने लग गया, हमारी बॉडी में इन्फ्रैक्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। लंग्स के अंदर शोक की कंडीशन देखने को मिलेगी। हीमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेरोपैथी देखने को मिलेगी, यानी कि इंटेस्टाइन में और स्टमक के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, हीमोरेजिक कंडीशन देखने को मिल सकती है शोक के वजह से। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या होता है, क्यूरलिंग्स अल्सर देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, क्यूरलिंग अल्सर देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्यूरलिंग्स अल्सर क्या होता है, एक्यूट स्ट्रेस अल्सर इन स्टोमक, होते तो स्टोमक में ही है, इन ड्यूडेनम, अगर स्पेशली इन केस ऑफ बर्न, बर्न के पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन से टाइप का अल्सर देखा जाता है, कहाँ पे, स्टोमक या ड्यूडेनम के अंदर। तो अब ये पेप्टिक अल्सर नहीं है या ड्यूडेनल अल्सर नहीं है, ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, हमारे क्यूरलिंग्स अल्सर की कंडीशन कहलाती है। आया समझ में, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लिकेशन को भी क्या किया, कंप्लीट किया। इसी के साथ हमारा जो शोक वाला टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। और वहीं हम बात करें जो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस वाली जो हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड शोक तीनों हमने कंप्लीट किए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मोस्ट प्रोबेबली सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बने रहिए, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम इस यूनिट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर